तो इसमें बेटा हम लोगों ने देखा था कि अगर स्ट्रिंग के दोनों एंड कनेक्ट मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। यस सर। अब तो इसमें हमने देखा था कि अगर एंड फिक्स है तो पहला हमने कहा कि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव and both end of string is fixed. Both end of string is fixed. इसमें हमने बताया था कि दोनों एंड फिक्स है, मास पर यूनिट लेंथ फिक्स है, टेंशन टी हमने फिक्स कर दिया, तो वेव स्पीड, इसका मतलब वेव स्पीड फिक्स कर दिया। फिक्स कर दी। वेव स्पीड फिक्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ बेटा, अगर मिड पॉइंट को इसको हमने डिस्प्लेस किया, मिड पॉइंट को डिस्प्लेस किया, तो ये हमारा जो वेव बनेगा वो स्टैंडिंग वेव इस शेप में आ जाएगी। अगर लेंथ एल है तो हम कहेंगे लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू एल। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा 1 बाई 2 इज इक्वल टू एल, लैम्डा 1 इज इक्वल टू एल टू एल। टू एल। और इसका बेटा वेव स्पीड जो होगा वो अंडर रूट टी बाई म्यू पे होगा। वेव स्पीड, टेंशन इन स्ट्रिंग इज टी और मास पर यूनिट लेंथ इज म्यू। ठीक है। यस सर। तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी इसमें प्रोड्यूस होगी, जो हमें ऑब्जर्व होगा, वो होगा v बाई f1, v बाई लैम्डा 1, और इसको कहेंगे v अपॉन 2l। इसको हम कहेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसी को कहते हैं फंडामेंटल टोन भी नाम दिया जाता है। ओ अच्छा। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन और फंडामेंटल टोन। कम यूज होता है फंडामेंटल टोन, लेकिन फंडामेंटल, अगर यही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है बेटा, और इसको अगर हम कहें कि यहाँ पे 1/4 पे प्लग कर दिया जाए, यहाँ मिड पॉइंट पे ना प्लग करके फिंगर से यहाँ 1/4 पे प्लग करें, तो ये वेव फिर ऐसे बनेगा। 1/4 पे यहाँ पे कहीं पे प्लग किया फिंगर से। ओके यस सर। तो ये पॉइंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे जाएगी वेव, फिर ये आगे जाएगी, फिर यहाँ से फिक्स जेंडर रिफ्लेक्ट होगी 180 डिग्री, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फिर ये स्टैंडिंग वेव बन गया इनके बीच। यस तो ये स्टैंडिंग वेव, तो यहाँ पे लैम्डा 2 जो होगा वो एल के बराबर हो जाएगा। लैम्डा 2 यही हो गया बेटा, लैम्डा 2 हो गया एल, और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे तो v बाई लैम्डा 2 और फिर ऊपर नीचे इनटू 2। हाँ, अब वो कंपेयर करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम कह देंगे 2f1। इसको कहेंगे f2 इज सेकेंड हार्मोनिक, इसको नाम देते हैं सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड हार्मोनिक ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट ओवरटोन, या इसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे बेटा तीसरा, इसका मतलब कि अगर सेकंड हार्मोनिक हो रहा है जो दोनों एंड फिक्स है, तो लूप कितने बन रहे हैं? 2। नंबर ऑफ लूप की बात करें, इसका मतलब अंडरस्टूड है नंबर ऑफ लूप 2, नंबर ऑफ एंटी नोड 2, नंबर ऑफ एंटी नोड 2, नंबर ऑफ नोड 2 प्लस 1, 3 नोड बने ना बेटा। यस सर 3 नोड। ओह यस सर। और एंटी नोड 2 हुए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे लिखना चाहे तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड -1, ये इक्वल हो गए। तो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप बनेंगे बेटा। थर्ड हार्मोनिक में 3 लूप बनेंगे, दैट विल बी 3f1, और इसमें 3 लूप बनेंगे, जिसको हम कह देंगे थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, या इसे कहेंगे सेकेंड ओवरटोन। और ये 4 कहे तो 4f1 फंडामेंटल का 4 टाइम हो जाएगा, f5 f1। इसका मतलब अगर फिक्स्ड एंड है तो f1 is to f2 is to f3 is to f4 is to f5, ये बेटा ऑड
1 2 2:3:4:5। 5 यहाँ पे जो फंडामेंटल हुआ इसको क्या करते हैं, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन को छोड़ करके इसको हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट, यस सर। ओवरटोन इसको कहते हैं सेकेंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इसको कहेंगे थर्ड ओवरटोन, इसको कहेंगे फोर्थ ओवरटोन। इसका मतलब अगर हम कहें nth ओवरटोन तो हार्मोनिक कौन सा हुआ, n+1। n+1, तो यस जब सर। दोनों एंड फिक्स रहे बेटा और nth ओवरटोन की बात की जाए, इसका मतलब कि n+1 हार्मोनिक हुआ। और n नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ लूप कितने हुए, n+1। n+1, n+1 जितने हार्मोनिक होंगे उतने लूप, उतने एंटी नोड होंगे, नोड एक ज्यादा होगा। नोड ठीक 1 है, एक्स्ट्रा, यस सर। तो बस बेटा केवल जो है ये नाम से हमें ये याद रहता है, नाम से हमें ये पता लगता है कि मतलब हम उसका वेवलेंथ और लेंथ में और वेवलेंथ में रिलेशन बता लेते हैं। ठीक है, यस सर, ठीक है बेटा। यस सर। अब हम यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ा दें, वी चेंज कर दें तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो कभी कभी जब टेंशन या मास पर यूनिट लेंथ वेव स्पीड बढ़ाएं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। वही बात बता रहा था, गिटार वगैरह में वो लेंथ ही कम कर देते हैं फिंगर यस से। सर, फिंगर से। हाँ, वहां पे प्लेस कर देंगे, मान लो पहले एल लेंथ है और फिर जब वो ऐसे उसको प्लग कर रहे होते हैं तो फिंगर से उसकी लेंथ वहां उसे प्रेस कर शॉर्ट देंगे कर तो देते लेंथ हैं। शॉर्ट कर देते हैं, तो उससे भी वेरी कर जाता है। तो वो जो सब प्रोफेशनल होते हैं वो लोग करते हैं। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, एक ही वायर में कितनी तरह की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो जैसे अब अगर हम कहें कि मान लो कि एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री है, इफ वन एंड इज फिक्स, केवल एक एंड अगर स्ट्रिंग का फिक्स है बेटा, अगर हम कहें कि स्ट्रिंग इस तरह से है, अब एक बात देखो कि जो फ्री एंड है अगर इसको हम यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे, इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, तो हर पॉइंट यहाँ पे, जैसे इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, इसको प्लग किया इस एंड को, तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर क्या होगा कि ये फिर यहाँ फिक्स्ड एंड है इस एंड पे, वेव रिफ्लेक्ट होगी यहाँ फिक्स्ड एंड से, तो उसके कारण इधर कहीं जाएगा, तो इनके बीच ये वाइब्रेशन होने लगेगा। तो इसको हम कहेंगे एक एंड फिक्स है, कभी रॉड ऐसे होगा कभी रॉड ऐसे होगा, ऐसे ही ऑसिलेट करेगा ना बेटा। यस सर। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क देखा होगा, देखा है या नहीं? यस सर, देखा है। हाँ, तो जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है, उसको हम जब पैड पे ऐसे प्लग करते हैं तो ये एंड जो है वाइब्रेट करने लग जाता है, हर एक एंड अपना ऐसे करने लग जाता है। तो वही एक एंड की बात करें, फ्री एंड है, तो इस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब हो गया, अगर इसका लेंथ हम कह दें एल है, ये λ1/4 इज इक्वल टू एल, λ1 हो जाएगा 4l। और वेव स्पीड हम कहें v है, तो f1 हो जाएगा v/λ1 दैट इज इक्वल टू v/4l। इसको कहेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। सर ये वो ओपन ऑर्गन से नहीं बेटा, अभी हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, अभी आर्गन पाइप नहीं, आर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, ये ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। अभी जो स्टैंडिंग वेव बन रहा है स्ट्रिंग में बन रहा है, स्ट्रिंग में। अच्छा, ओके। तो स्ट्रिंग में भी ओपन और क्लोज होता है और फिर अलग से भी एक क्लोज्ड ऑर्गन ओपन टाइप ओपन ओपन ऑर्गन। क्लोज नहीं, स्ट्रिंग में जैसे एक एंड हमने फिक्स कर दिया, दोनों एंड फिक्स कर दिया, स्ट्रिंग में दोनों एंड फिक्स कर दिया, अब बीच में प्लग किया तो ये इसके बीच वाइब्रेट करेगा ना। यस सर। तो इनके बीच ये वाइब्रेट, तब भी लॉन्गिट्यूड यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव बनेंगे। अगर एक एंड केवल फिक्स किया, एक एंड फ्री एंड है, इसको हम अगर यहाँ पे प्लग करेंगे तो ऐसे वाइब्रेट करेगा कि नहीं? ओह यस सर। तो ये स्ट्रिंग में हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग में एक एंड अगर फिक्स है एक एंड फ्री एंड है, तो ये इसके बीच वाइब्रेट करेगा। समझ में आया बेटा? यस सर। तो वो एक एंड हम यहाँ कह रहे हैं, जब एक एंड केवल फिक्स है स्ट्रिंग में, इन स्ट्रिंग एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री एंड है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी f1 आएगी v/4l आएगा। l इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको कहेंगे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फंडामेंटल टोन। अब एक बात देखो
अगला अगर हम कहें बेटा इसी में, तो स्ट्रिंग का लेंथ वही है, स्ट्रिंग का लेंथ वही है। अब वही है। अगर हम यहाँ पे ये यहाँ पे फिंगर रख के ध्यान देना, इस पॉइंट पे हम जो दिखा रहे हैं, इस पॉइंट पे इसको फिंगर रख करके इसको डिस्प्लेस करें, अब इस एंड को प्लग करें, तो ये कुछ इस तरह से होगा। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। फिर ये जब यहाँ पे है तो फिर ये वेव ऐसे जाएगी और इस फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट होगी और ये वेव ये बनेगा। ये मतलब जो फ्री एंड है वो हमेशा एंटी नोड होगा। क्या होगा? एंटी नोड। यस सर। एंटी ये नोड होगा, क्योंकि फिक्स नहीं है। जो फिक्स्ड एंड है वो हमेशा नोड रहेगा, ये हमेशा बेटा नोड रहेगा। नोड ठीक रहेगा। है। यस सर। अब हम यहाँ पे कहें कि इसका लेंथ अगर एल है लेंथ, तो हम वेवलेंथ कह सकते हैं λ2/2 प्लस प्लस लैम्डा λ2/4। 4। हाँ, तो लैम्डा 2 एल बाई की 4। वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा 2/4। हाँ यस, तो λ2 हो जाएगा 4l/3। बाई 3। ये λ2 हो जाएगा, ये λ2 हो गया। तो यहाँ पे बेटा वेव स्पीड जब लिखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो हम कहेंगे वेव स्पीड v है वी अपॉन बाई λ2, 4l v बाई बाई 4l 4l इंटू इंटू 3। 3। अब बेटा फर्स्ट से देखो, इसको अगर हम फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट से देखो, तो हम कह सकते हैं 3 थर्ड टाइम हार्मोनिक। f1। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक नहीं हो सकता है। सेकंड हार्मोनिक देखो, इंटरेस्टिंग बात आ गई, सेकंड हार्मोनिक नहीं हो नहीं हो सकता है। सकता। ठीक है बेटा। यस सर। तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे दिस इज F3, इसको F3 कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। और फर्स्ट ओवरटोन। हाँ यस, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन। इन नाम से बेटा बस तुम्हें ये पता लग जाएगा कि वेवलेंथ और लेंथ में स्ट्रिंग के क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन? तो फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे अगर हम नेक्स्ट कहेंगे तो ये तो थर्ड हार्मोनिक में देखो बेटा, थर्ड हार्मोनिक में एक लूप बन रहा है और हाफ लूप बन रहा है ना। हाफ। नंबर ऑफ एंटी नोड 2 बन रहे हैं, नंबर ऑफ और नोड बन रहे हैं, नंबर ऑफ लूप 1, नंबर ऑफ लूप 1, एक लूप बन रहा, 1 लूप पॉइंट 1 प्लस हाफ लूप, प्लस यही हाफ। कह सकते हो ना। यस सर। और एंटी नोड 2 और नोड हाँ, नंबर ऑफ एंटी नोड 2, नंबर ऑफ नोड 2। 2, बिल्कुल सही। तो ये हो रहा। अब अगर बेटा इसी में हम कहें कि ये हमारा जो है स्ट्रिंग वही है, और हम नेक्स्ट इसको हम वाइब्रेट कराना चाह रहे हैं, इसका मतलब अब 2 लूप बन सकते हैं। इसमें क्या बनेगा? 2 लूप बनेगा। मतलब कि यहाँ पे देखो, ओ इसका क्या मतलब? पॉइंट पे अगर हम फिंगर रख करके इसको प्रेस करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा। वहां पर एंटी नोड। ठीक है बेटा, ये तो हमेशा एंटी नोड रहेगा। यस सर। तो अब यहाँ अभी 2 लूप बन गया। इसका मतलब हो गया कि अब अगर हम कहें लेंथ वही स्ट्रिंग की एल है, इक्वल टू 5 लैम्डा 3/4। हाँ, λ3 प्लस λ3/4 इज इक्वल टू एल। एल। ठीक है बेटा, यस सर। 5 λ3/4 इज इक्वल टू एल। एल तो λ3 हो गया 4l/5। 5 यहाँ पे जब हम इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो v/λ3, 5 इनटू v/4l। 4l। इसको हम कह सकते हैं 5 इंटू 5 F1। F1। देखो फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, फिफ्थ दिस हार्मोनिक इज फिफ्थ हार्मोनिक। और सेकंड और ओवर। और सेकेंड ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक में 2 लूप बना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमने तो स्कूल ये में बात ये हम कह सकते हैं कि इसका मतलब F1:F3 F2 इंटू F5, यहाँ केवल ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट है। और हार्मोनिक्स। यस। 1:3:5:7, इसमें ओनली ऑड हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट, हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट, प्रेजेंट। विल बी प्रेजेंट। ठीक है। यस सर। अब हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे, इसको पहला छोड़ करके बेटा हम लोग कहते हैं, फर्स्ट को छोड़ करके इसको हम कहते हैं दिस इज फर्स्ट ओवरटोन,
फर्स्ट ओवरटोन, इसको कहेंगे सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन इसको कहेंगे थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अगर हम कहें nth ओवरटोन, फॉर nth ओवरटोन, तो दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं 2n। देखो फर्स्ट ओवरटोन 3 है, सेकंड ओवरटोन 5 है, AP बन रहा है ना बेटा, मतलब इसको कह सकते हो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 हार्मोनिक। क्यों? फर्स्ट ओवरटोन 3 है, सेकंड ओवरटोन 5 है, थर्ड ओवरटोन 7 है, तो 2n प्लस 1। अगर हम कहें सेकंड ओवरटोन, तो n की वैल्यू 2 रख दें बेटा, तो 2 इंटू 2 5 आ गया ना, फिफ्थ हार्मोनिक। यस सर। तो ये हम कहेंगे सेवेंथ हार्मोनिक, तो 2n प्लस 1th हार्मोनिक, हार्मोनिक ऐसे कह सकते हैं। और अगर हम कहें कि nth हार्मोनिक, nth फॉर nth हार्मोनिक, फॉर nth हार्मोनिक इज इक्वल टू ओवरटोन के टर्म में हम कहें, तो क्या हो जाएगा, nth हार्मोनिक है तो 2n माइनस 1 ओवरटोन होगा। अगर बेटा फिफ्थ हार्मोनिक है तो n 5 रख दे, नहीं, फिफ्थ हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन होगा ना। 2 यस सर 2। एक मिनट, फिफ्थ हार्मोनिक जो होगा वो सेकेंड ओवरटोन होगा। तो अगर हम हार्मोनिक हमें दिया है, ओवरटोन निकाला जाए, ओवरटोन पूछा जाए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं nth ओवरटोन इज इक्वलेंट टू 2n प्लस 1 हार्मोनिक, तो ये जाएगा n माइनस 1 बाई 2 फॉर nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक overtone will be n माइनस 1। देखो nth ओवरटोन 2n प्लस 1 हार्मोनिक है, तो ये इसको इधर ले गए, तो n माइनस 1 बाई 2। अगर हम कहें फिफ्थ हार्मोनिक, तो दैट मीन्स 5 माइनस 1, 4 बाई 2 सेकेंड ओवरटोन। सेकंड ऑन यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। फॉर फिफ्थ हार्मोनिक, तो इस तरह से हार्मोनिक ओवरटोन में रिलेशन बना। ये तो हो गया बेटा ट्रांसवर्स वेव में। ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या सीखा, ट्रांसवर्स वेव में जो हमारा स्टैंडिंग वेव बनेगा, वो दोनों एंड अगर फिक्स्ड होंगे, दोनों एंड फिक्स्ड होंगे स्ट्रिंग के, तो उसमें सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और F1 F2 2F2, दैट इज 2F1 3F1 3 टाइम, 1:2:3:4 ऐसे होता जाएगा। फोर्थ ऑर्डर पहले पहले को छोड़ करके हम नेक्स्ट को कहेंगे ओवरटोन। ओवरटोन। तो nth हार्मोनिक जब दोनों स्ट्रिंग के दोनों एंड फिक्स हो, तो nth हार्मोनिक को हम कहेंगे n माइनस 1 ओवरटोन। ठीक है बेटा, यस सर। यहाँ पे हम कहेंगे n माइनस 1 बाई 2 ओवरटोन, अगर एक एंड फिक्स है एक एंड फ्री एंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ये जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है रूट टी बाई म्यू, तो उसमें जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसमें कहाँ पर टी टेंशन होती है, तो वहाँ क्यों एप्लीकेबल है? कहाँ पे बेटा, किसमें? हम जो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं रूट टी बाई म्यू, वो हम दोनों टाइप की वेव्स के लिए यूज करते हैं, बट जो हमारे नहीं, दोनों टाइप की वेव के लिए नहीं यूज करते हैं, ट्रांसवर्स के लिए रूट टी बाई म्यू यूज करते हैं। अरे बेटा देखो, हमने बताया था जब ओ यस सॉरी, बी रूट बी बाई डी। हाँ, रूट अंडर रूट, हमने बताया था। अगर जैसे सॉलिड में है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे रॉड हमने कहा यहाँ पे नॉक करेंगे परपेंडिकुलर, तो रूट वी वाई बाई था डी। वाई, यंग्स मॉडुलस बाई रो। लिक्विड के लिए रूट बी बाई रो ओके यस। लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये गैस के गामा लिए रूट गामा पी बाई टी रो, बाई रो। या यस इसी को लिख सकते हो गामा आर टी बाई एम। याद आया? यस सर, याद आ गया। क्योंकि पीवी इक्वल टू एन आर टी होता है ना बेटा, यस सर, याद आ गया। तो पी को लिख दिया एम बाई वी इंटू 1/m इंटू आर टी। देखो आरटी। टेंशन उसमें होगा, गैस में टेंशन कैसे होगा, तो इसको हम पी बाई रो को लिख दिए आर टी बाई एम। आरटी ये बाई। गैसेस के लिए ये हो गया।
लिक्विड के लिए ये हो गया, सॉलिड के लिए ये हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हुआ। ठीक है बेटा, ओके यस सर, इसी से तो डिराइव किया था ना, यस सर। डिस्प्लेसमेंट वेव, एक प्रेशर सेकंड में वेव। हल्का सा कंफ्यूज हो गई थी। कोई नहीं, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, और स्टेशनरी वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बेटा क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे आर्गन पाइप, उसको आर्गन पाइप कहते हैं जिसका रेडियस कम होता है बेसिकली। कभी कभी जैसे हमने एक पाइप अगर एक एंड पे क्लोज है, उसको फूंक मारते हैं तब भी आवाज आती है, ऐसा होता है कि नहीं? एक यस सर, पतली सी पाइप ले लेने पे, तो उस पे ऐसे करके मुंह से उसमें एयर ब्लो करते हैं, तो कुछ एयर अब ब्लो करेंगे तो एयर निकलने की भी जगह चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, स्टैंडिंग वेव बनाएगा। पेन कैप से ब्लो करके, है, पेन कैप ऐसे करके। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसमें बेटा जैसे हम वहां पे ब्लो कराते हैं तो कुछ पार्ट हम खुला रखते हैं, जिससे कि वो रिफ्लेक्ट होके जो हम वेव, साउंड वेव वहां पे जा रही है, जो भी उसका मीडियम ऑसिलेट करे तो रिफ्लेक्ट करके वापस जाए। तो एक वापस। जा रहा है और एक रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा, तभी स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। अगर हम यस सर, पूरा मुंह में रख करके फूंक मारेंगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस बढ़ जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हुआ तो नहीं। स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। ठीक है, यस तो वैसे ही यहाँ पे हम कहें कि व्हेन बोथ एंड इज ओपन, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पेन कैप की बात करें तो एक एंड बेटा उसका क्लोज है, एक एंड उसका और क्लोज्ड है, पतली पाइप ले लें जिसमें एक एंड, दोनों एंड ओपन है, जैसे स्ट्रॉ की मतलब तरह, है? स्ट्रॉ की तरह। हाँ, इसका कितना, या बांसुरी को कह सकते हो कुछ हद तक। ठीक है, दोनों एंड यस। ओपन होता है ना, व्हेन बोथ एंड इज ओपन, बोथ एंड इज ओपन। तो अगर दोनों एंड ओपन होंगे, तो जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा ऑर्गन पाइप है, इसको नाम दे देते हैं ऑर्गन पाइप, दोनों का एंड ओपन, इसको कहते हैं लेंथ है एल। अब बेटा यहाँ बनता कैसे, बस थोड़ा सा ये समझा दें कि जैसे इसका रेडियस बहुत कम है, ये दिखाने के लिए हमने इतना बताया। क्या होता है कि जैसे अगर हम कोई भी साउंड वेव इसमें ट्रेवल कर रहा है, साउंड वेव इसके मीडियम ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ हायर डेंसन रेयर मीडियम हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है बेटा, यस सर, तो क्या होता है कि यहाँ मीडियम कुछ डेंसर और बाहर तो नॉर्मल है, तो कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो साउंड वेव यहाँ पे आ रही है वो कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। समझ गए फ्लेक्ट। बात? यस सर, तो इसीलिए ये तब हो पाता है कि अगर रेडियस बहुत ज्यादा होगा तो उसमें एयर ब्लो कराएंगे तो सीधा निकल जाएगा। अगर पतली पाइप होगी तो उसके ऑसिलेट कर रहे होंगे तो एंड पॉइंट पे जाके जैसे मीडियम बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, इधर प्रेशर वेरी कर रहा है तो कुछ मीडियम का जो चेंज हो रहा है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो जो इंसिडेंट वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके पार्ट मिल करके, मतलब जैसे हम कहें कि अगर, ध्यान देना बेटा, ये अगर हम कहें कि ए या ए एस की वैल्यू ए एस नॉट कहते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मान लो यहाँ ऑसिलेट करता हुआ ऐसे जा रहा है, समझना बेटा, ध्यान देना, ये ऑसिलेट करता हुआ ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, यस सर, एक सम यहाँ से ले रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये पार्ट जब इस एंड से रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, तो एस रिफ्लेक्टेड जो लिख रहे हैं आर, मान लो 50% रिफ्लेक्ट हो, 0.5 एस नॉट, और ये हम कह दें कि अब इधर अगर मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करेगा, रेयर मीडियम से तो फेज डिफरेंस 0 होगा, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये वो रिफ्लेक्टेड हो गया बेटा, समझ में आया? तो ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। हम कह रहे हैं जैसे यहाँ से वेव जा रही, यहाँ से वेव ऐसे जो येलो में हमने दिखाया इसमें वेव ऑसिलेट करती हुई जा रही, इस एंड पे वेव पहुंची, यहाँ कुछ डिफरेंस रहा मीडियम का, हम मान लेते हैं कि इधर वेव स्पीड ज्यादा है, v2 है, इसमें वेव स्पीड v1 है, v2 ज्यादा है तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हुआ, हमने बताया था बेटा। यस सर,
तो रिफ्लेक्शन लिखा था ना वेव का, अगर v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा होगी ज्यादा हुई, तो एक तो ट्रांसमिट होगा और दूसरा जो रिफ्लेक्ट होगा सेम फेस में सेम रिफ्लेक्ट होगा फेज में ना। रिफ्लेक्ट होगा। यस सर। तो और हम कह रहे हैं कि अगर v2 की वैल्यू ज्यादा है, मान लो v2 की वैल्यू ज्यादा है v1, थोड़ा ये सब जरूरत नहीं है लेकिन मालूम रहेगा तो बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा और इंटरेस्ट भी आता है क्वेश्चन करने में। देखो, तो v2 की वैल्यू ज्यादा है v1 से, ठीक है, समझ में आ रही है यहाँ तक बात बेटा? यस सर, यहाँ तक ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये यहाँ पे वेव पहुंची, ये वाली वेव हमारी यहाँ पहुंची, तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया तो कुछ रिफ्लेक्ट कर गया। रिफ्लेक्ट कर गया तो मतलब टोटल नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, टोटल रिफ्लेक्ट होता तो एस रिफ्लेक्टेड हम कहते हैं एस नॉट एम्पलीट्यूड, क्योंकि एनर्जी जो होती है एम्पलीट्यूड में है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यस सर, एम्पलीट्यूड। तो ये जो है कुछ पार्ट जब ट्रांसमिट हुआ तो कुछ तो एनर्जी इधर चली गई, इसका मतलब बेटा, और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई। तो जो रिफ्लेक्ट हुई उसका हम कह रहे हैं मान लो 50% उसका एम्पलीट्यूड, मतलब 0.5 एस नॉट, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि जब ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड लिख रहे हैं, तो इंसिडेंट से कम आएगा ना बेटा। ओ यस सर, इंसिडेंट, यस सर, वो तो हमने उस फॉर्मूले में भी देख लिया था। हाँ, तो इंसिडेंट से कम आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वही कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है उसके पास ट्रांसमिट हो एनर्जी रहा गई, है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके पास कुछ एनर्जी जा रही। एनर्जी गई। यस तो सर। वही हम कह रहे हैं, जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड हमने कह दिया 0.5 एस मान लिया, ठीक है बेटा। यस सर। अब इसका मतलब हो गया कि जो हमारा इंसिडेंट वेव है वो एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो इस इंसिडेंट को हम लिख सकते हैं, जो ये जा रही है एक्स डायरेक्शन में वेव, इसको हम कह सकते हैं 0.5 एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यस। प्लस 0.5 एस नॉट, इसी को दो इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। ओ यस सर, कर सकते हैं। ये समझ में आया अच्छे से? यस सर, ये समझ आया। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है पाइप के अंदर 0.5 एस नॉट वाला, और ये जो एक जा रहा है 0.5 एस नॉट वाला, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। स्टैंडिंग ये तो बाकी जो ट्रांसमिट, जा रहा है वो तो फिर निकल ही जा रहा है, क्योंकि वो सीधे ट्रांसमिट हो रहा है। तो ट्रांसमिट। जो यस सर। ये पार्ट इंसिडेंट का ये पार्ट है, रिफ्लेक्टेड का पार्ट है, वो दोनों मिला करके यहाँ बनाएंगे स्टैंडिंग वेव। समझ में आई बात? यस सर, हाँ, तो यही समझ आ गया। बताना था, यही बता रहा था, क्योंकि ये सब चीजें बुक वगैरह में नहीं मिलती हैं और वो डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर वो बात मतलब थोड़ा कंफ्यूज। सा उतना इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता। समझ गए ना बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो, तो हम यहाँ पे वही कहेंगे कि जब दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है, तो ये बेटा यहाँ पे जो हमारा बना, ये ओपन एंड है, तो स्टैंडिंग वेव इस तरह से बनेगा। ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ फ्री टू मूव, ओ जब भी यहाँ फ्री पे एंड होता है तो अब हाँ एंटी नोड होता है। एंटी नोड, लेकिन ये किसका एंटी नोड होगा? देखो बेटा, ये भी ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट नोड एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट वेव की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेव मतलब समझ रहे हो बेटा? यस सर। एस, एस वाला टर्म। एस वाला। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड। क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। अब अगर हम आपसे कहें कि यही वेव में, ध्यान देना, यहीं पे अगर हम कहें कि प्रेशर नोड और एंटी नोड क्या होगा? सर इसी पाइप में प्रेशर नोड एंटी नोड, ये तो डिस्प्लेसमेंट याद करो, डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा था एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के, तो डिपेंड करेगा फाइव पे, ठीक है, यस सर। प्लस 5 लिख देते हैं। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर लिखा था, डेल्टा पी प्लस माइनस डेल्टा पी मैक्सिमम या प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये कॉस आया था ना बेटा। यस सर, कॉस एक्स। अब 5 लिख दिया तो चाहे ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखो, चाहे के एक्स माइनस यस ओमेगा वाइज। टी, वो 5 पे डिपेंड करेगा। अब बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव, यही से बेटा थोड़ा अलग से समझना जरूरी है।
बाकी तो ये क्वेश्चन वगैरह वो क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन उसमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता सही से, तो उसी से बच्चे डर जाते हैं। तो डेल्टा पी क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा पी मैक्स। ये जो डेल्टा पी हुआ ये कौन सा वेव हुआ बेटा, प्रेशर वेव। क्या कहोगे, प्रेशर वेव। प्रेशर वेव। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो जहां डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे पार्टिकल फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, जहां पे ये एंटी नोड है वहां पे अब फेज डिफरेंस दोनों के बीच बेटा फर्स्ट और सेकंड से है 90 डिग्री। फेज डिफरेंस 90 डिग्री है ना। यस सर। डेल्टा फाई बिटवीन एस एंड पी इज पाई बाई 2। जहां पे एंटी नोड है वहां पे क्या होगा, प्रेशर नोड होगा। क्यों नोड होगा, देखो एस मैक्सिमम जब होगा, देखो बेटा ध्यान से, एस मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, एस नॉट होगा। एस नॉट होगा, यस सर। एस नॉट होगा तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, चलो लिख देते हैं कोई बात, फॉर एस मैक्सिमम। वो साइन 90 हो जाएगा कि पूरी चीज। हाँ तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। 5/2 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप पाई बाई 2 रखोगे तो डेल्टा पी क्या आएगा, 0। 0 हो जाएगा। तो वही बात कह रहे हैं बेटा कि यहाँ पे एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लिखा, ये वैल्यू आ गई पाई बाई 2। जब प्रेशर वेव में यही वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2 तो डेल्टा पी विल बी 0। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। 0 चेंज इन होगा। प्रेशर, चेंज इन प्रेशर 0 होगा। 0 होगा। और जहां पे ये डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, जहां पे के एक्स एस 0 हुआ फॉर एस 0, तो हम कहेंगे के एक्स माइनस प्रेशर ओमेगा मैक्स टी होगा। प्लस फाइव 0, तो वहां पे डेल्टा पी मैक्सिमम हो जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब दोनों के बीच फेज डिफरेंस, अब देखो यहाँ पे जहाँ एंटी नोड है वहां पे हम कहेंगे यहाँ पे ये होगा नोड, और जहाँ पे एंटी नोड है वो होगा नोड, और जहाँ ये नोड है वहां होगा एंटी नोड। ये जो प्रेशर, यही सेम आर्गन पाइप है बेटा, सेम आर्गन पाइप है, ध्यान देना। अब बहुत स्मार्टली क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ये बेटा हो गया आपका, यहाँ पे इसको हम कहेंगे, ये हमने डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड नोड बनाया है। यहाँ पे जो दूसरा फिगर बनाया है इसको हम कहेंगे प्रेशर नोड और एंटी नोड बनाया है, ये एंटी नोड हो गया। तो सर इसको हम लिख वो है बेटा, वो कैसे, ये वाला समझ नहीं आया, वहां पर एंटी नोड कैसे पहुंचा। कहाँ पे, मिडिल में एंटी नोड कैसे आ गया ओपन ऑर्गन पाइप में। ये प्रेशर वेव लिख रहा है, प्रेशर नोड एंड एंटी नोड, दिस इज, ये जो प्रेशर नोड एंड एंटी नोड, प्रेशर वेव की बात कर रहा है, प्रेशर वेव नोड एंड एंटी नोड बता रहा है कि बेटा कैसे आ गया। देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या बताया, जहाँ पे एंटी नोड है वहां नोड, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है बेटा, 90 प्रेशर वेव डिस्प्लेसमेंट वेव में कितना फेज डिफरेंस है, 90। 9। सर वो तो उन दोनों के बीच में है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव के बीच में 90 का फेज डिफरेंस है। हाँ तो यही क्या कर रहे हैं, ये हम जो बना रहे हैं, दूसरा फिगर जो बनाया है वो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाया है, डिस्प्लेसमेंट वेव दिखाया है पहले फिगर में। दूसरे फिगर में हम प्रेशर वेव दिखा रहे हैं, प्रेशर वेव, प्रेशर वेव का नोड और एंटी नोड, प्रेशर वेव दिखाएंगे। ओके तो मतलब पाइप वही है, एक बार जो हमने दिखाया, जनरली बुक वगैरह में बेटा ये देखा नहीं होगा आपने, देखो ध्यान, बुक वगैरह में ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड और नोड दिखाते हैं, ठीक, यस सर। जो पहला फिगर है। दूसरा फिगर वो नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड नोड है, इसीलिए हमने लिख दिया है यहाँ पे, देखो
डिस्प्लेसमेंट नोड एंड एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट वेव नोड एंटी नोड। यहाँ पे लिखा है हमने फिगर 2 में प्रेशर वेव नोड एंड एंटी नोड। वो वाला पार्ट समझ आ गया, बट वो फिगर बनी कैसे कि वहां पर एंटी नोड आए और ऊपर नोड आए, वो समझ नहीं आया। अच्छा चलो देखो, जहां पे ये एंटी नोड है इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ। मैक्सिमम। अब ये दोनों इक्वेशन पे आओ, डिस्प्लेसमेंट एस मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, पाई बाई टू। पाई बाई टू। तो जब ये वैल्यू में रखेंगे, प्रेशर वेव की बात हम कर रहे हैं, प्रेशर वेव देखो, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो प्रेशर वेव 0 आएगा। इसका मतलब जहां ये एंटी नोड होगा वहां पे ये नोड होगा। यहाँ ओके फर्स्ट यस सेकंड से देखो, यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव बेटा पाई बाई टू रखेंगे। यहाँ जब रखेंगे तो डेल्टा पी 0 आया। इसका मतलब जब प्रेशर वेव का नोड एंटी नोड ड्रा कर रहे हैं तो जहां डिस्प्लेसमेंट वेव में एंटी नोड था वहां नोड आएगा, और ओके। जहां डिस्प्लेसमेंट एस जीरो 0 था। था तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था, 0 था। जीरो था। तो तो उस समय पे कॉस। डेल्टा पी मैक्सिमम आ जाएगा, तो वो एंटी नोड हो जाएगा। ओके जहां पे यस। नोड था प्रेशर वेव में एंटी नोड हो जाएगा। यही किया है, समझ गए। यस सर, अब समझ गई। तो ये हमने जो दूसरा फिगर दिखाया बेटा वो प्रेशर नोड और एंटी नोड का है। पहला जो दिखाया वो डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड एंटी नोड। पहला फिगर जो दिखाया है वो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और नोड है, डिस्प्लेसमेंट वेव है। डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फिगर जो दिखाया है वो प्रेशर वेव का दिखाया है, प्रेशर वेव का नोड एंटी नोड। ठीक है। यस सर। तो ये बेसिकली पहला फिगर ही बुक वगैरह में दिखाया जाता, दूसरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन मालूम ये भी होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे बेटा प्रेशर नोड एंड एंटी नोड, एंटी नोड। प्रेशर वेव। इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव। जो ये हमें दिखता है फिगर में वो डिस्प्लेसमेंट वेव का नोड एंटी नोड होता है। तो वो प्रेशर नोड होता है। सर पर उस पे क्वेश्चन कैसे देते हैं ये प्रेशर वाले पे? बताएंगे बेटा, डिस्कस करेंगे, अभी समझते चलो। सब पे क्वेश्चन रहता है, मतलब सब पे बन सकता है। ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड। इस पे ऐसे ही बन सकता है अगर कहा जाए कि इसका यहाँ पे इक्वेशन, चलो हम बाद में भी डिस्कस करें, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्या हुआ बेटा, अभी आएंगे उस पे क्वेश्चन पे। अभी क्या हुआ, इसका लेंथ हमने एल मान लिया, एल मान लिया, तो हम क्या कहेंगे कि लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा 1/4 लैम्डा 1/2। यहाँ पे भी लैम्डा 1/2 हुआ ना बेटा, यस सर। तो लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू एल। लैम्डा 1 हो गया 2l। और 12। वेव स्पीड v है, मीडियम, अगर गैसेस मीडियम है तो v को हम कह सकते हैं अंडर रूट गामा गामा p पी बाई डी। बाई रो, या हम कहें गामा आर आर टी टी बाई एम। बाई एल। जो भी दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, मीन मॉलिक्यूलर मास दिया जाए, जो एयर है तो उससे भी बता सकते हैं। तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो v बाई लैम्डा 1 कहेंगे, तो v की वैल्यू, v इज कांस्टेंट फॉर दैट 2l, इसको हम कहेंगे f1। f1 इज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है बेटा। यस सर, तो ये सेम हो जाएगा उसकी तरह। हाँ, या इसी को फंडामेंटल टोन कहते हैं, फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन। अब यही चीज सेम हो जाएगी, यही चीज सेम हो जाएगी। अगर वही पाइप है, लेंथ एल है, तो नेक्स्ट कौन सा होगा बेटा, ये हमेशा एंटी नोड होगा, ये एंटी नोड होगा। ठीक है। यस सर, तो सेकंड हार्मोनिक होगा और फर्स्ट हाँ, ओवरटोन सेम। तो F2 इक्वल टू 2F1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो बेटा ये हुआ सेकंड हार्मोनिक, और यहाँ पे हम कह दें
एक और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा λ2/2 प्लस λ2/4 प्लस λ2/4, λ2 हो गया L। L, yes sir। ये बताओ कि ये जो हम फिगर 1 बना रहे हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव नोड एंटी नोड है या प्रेशर? तो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही। गुड, तो यहाँ पे F लिखेंगे V बाई λ2, V अपॉन λ2 लिखेंगे तो L 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसलिए कर रहे हैं कि उससे हम कंपेयर करें। 2F1 आ गया ना बेटा, यस सर। तो सेकेंड हार्मोनिक आ गया। सेकंड हार्मोनिक। अगर आपसे यही पूछा जाता कि इसका प्रेशर, ध्यान देना, अब ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव, वेव नोड एंड एंटी नोड। एंटी नोड। अब प्रेशर के लिए, हाँ, प्रेशर के लिए क्या होगा? नोड से शुरू होगा। हाँ, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जहाँ पे एंटी नोड है वो नोड होगा, और जहाँ पे नोड है वो एंटी नोड होगा एंटी बेटा। नोड हो जाएगा। और जहाँ पे एंटी नोड है वो नोड हो जाएगा, और जहाँ पे ये एंटी नोड है नोड हो जाएगा, और जहाँ पे नोड है वो एंटी नोड हो जाएगा। एंटी नोड हो जाएगा। तो अगर इसी को हम दिखाएं, यही सेम अगर हम प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वेव लिखें, कुछ नहीं, देखो आसान है कितना। ये बेटा हो गया आपका प्रेशर प्रेशर। वेव, ये हो गया नोड, ये देखो एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, देखो जस्ट अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस सर, एकदम ऑपोजिट। हाँ, तो यही। अब ऐसे ही F3 F4 सब लिख सकते हो, तो इसको हम कह देंगे F3 3F1 हो जाएगा, F4 4F1 हो जाएगा, F5 5F1 हो जाएगा। तो जब दोनों एंड ओपन है, तो F1 is to F2 is to F3 is to 1:2 F4, 2:3। F5 is to, ये हो जाएगा 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5। 5 तो इसको फर्स्ट को छोड़ करके बेटा ओवरटोन कहेंगे। ओवरटोन कहते हैं। यस। ये कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसको हम कहेंगे सेकंड ओवरटोन, इसको हम कहेंगे थर्ड ओवरटोन, इसको कहेंगे फोर्थ ओवरटोन। ठीक है? यस सर। तो ये बात हो जाती है बेटा किसके केस में, जब हम कहें यहाँ पे कि दोनों एंड ओपन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव हुआ, ये हो गया प्रेशर वेव नोड एंड एंटी। एंटी नोड। हमने बोला था ना बेटा कि जैसे चैप्टर खत्म होगा तो कहीं भी, बल्कि मालूम ज्यादा रहेगा क्वेश्चन कभी। अब ऐसा होता है कि कभी पहली बार जैसे हम सोच रहे हैं, दूसरा भी सोच के बना सकता है, तो कभी क्वेश्चन आ जाता है, तब लोग पढ़ाना शुरू करते हैं, वही चीज बताना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो चैप्टर का नाम देते हैं, वो सिलेबस देते हैं, ये थोड़ी देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं नहीं पूछेंगे। पूछेंगे। तो उसमें जब सब पता रहेगा तब फिर 100% सारे होने ही होने हैं, कुछ भी कर ले, पूरी कहानी मालूम होना जरूरी है। तो इसीलिए ये सब जब नहीं कुछ कुछ चीजें दिखती हैं तो वो ध्यान दिया करूंगा, क्योंकि पूछा जरूर जाएगा कभी न कभी, और जब आता है तो उसके बाद देखो सब धड़धड़ा कोई पढ़ाने लग जाता, तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए, ये हो गया आपका। जब हम एक कहें यहाँ पे कि ओपन एंड है, दोनों एंड ओपन है, अगर हम कहें यहाँ पे कि सेकंड केस में इफ वन एंड इज क्लोज्ड, तो वही बात हो गई, इफ वन एंड इज क्लोज्ड, वो ये बेटा सिमिलर टू हो जाएगा जैसे स्ट्रिंग के केस में एक एंड फिक्स था, एक एंड फ्री एंड था। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि अगर ये आर्गन पाइप है, एक एंड क्लोज्ड हो गया, जो क्लोज्ड एंड होगा ऑब्वियसली बेटा वहां पे तो हमेशा नोड बनेगा। नोड बनेगा, और जहाँ खुला होगा वहाँ एंटी नोड। सर एंटी इसमें नोड ऐसा कोई बनेगा। केस होता है जिसमें बोथ एंड्स आर ब्लॉक्ड? वैसे हाँ नहीं हाँ, बिल्कुल होता होता होता। ढोलक होती है ना, ढोलक जो दोनों साइड बंद नहीं होता है, यस सर। उसके अंदर एयर होता है, और उसको दोनों साइड से पीटते हैं तो क्या होता है? साउंड आती है। साउंड तब भी होती है, वाइब्रेट करता है वो, तो वो भी होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा कि जैसे क्या हुआ कि ये एंड, इसका लेंथ कह दिया जाए एल है, ये लेंथ है एल, और ये हम कहते हैं कि इसका λ/4 हो गया। ये लिखा गया बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
वेव, वेव, ठीक है। यस सर। और उसका प्रेशर वेव एकदम ऑपोजिट। हाँ, प्रेशर वेव बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जो नोड है एंटी नोड, बिल्कुल सही। ये हो गया बेटा प्रेशर वेव, ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड। ये एल हुआ तो λ/λ1/4 हुआ, λ1/4। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं v की वैल्यू क्या हो जाएगी, f की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, f हो जाएगी v/λ1, v/λ1/4 इज इक्वल टू l, तो λ1 इज इक्वल टू 4l। और एल तो वी बाय 4l is fundamental mode of vibration, fundamental mode of vibration, mode of vibration। ऐसे दूसरे क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड चलिए एक लिख देते हैं। F2 ये तो बेटा नोड रहेगा, ये नोड रहेगा, ये बीच में एक और नोड, एक लूप और बन जाएगा, ये नोड होगा, 3 ये लैम्डा एंटी नोड, ये हो गया नोड, ये हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेव लिखा। अगर यही हम प्रेशर वेव लिखें, प्रेशर वेव में जो एंटी नोड है वो नोड हो जाएगा, नोड हो जाएगा। ये पॉइंट नोड रहेगा, ये पॉइंट नोड रहेगा, ये पॉइंट नोड रहेगा, एंटी नोड, सॉरी एंटी नोड, इसको हम कहेंगे प्रेशर वेव। तो बेटा इसका लेंथ अगर एल है, इसका लेंथ अगर हमने एल दिया है तो देखो λ/2 प्लस λ/4, 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू हाँ तो 3λ2/4 इज इक्वल टू एल। यहाँ पे हम कह देंगे लैम्डा λ2 इज 4l/3, f लिखेंगे v/4l इंटू 3। देखो 3 टाइम f1 आ गया, 3 टाइम f1 हुआ, इसको कहेंगे f3, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट थर्ड ओवरटोन, हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, और फर्स्ट ओवरटोन। वही चीज आ गया बेटा, तो यहाँ पे हम कहेंगे तो प्रेजेंट जो होगा f1, f3, f5, और ये हो जाएगा 1:3:5:7:9, केवल ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक, यस सर, ठीक है। यस सर। तो ये यहाँ पे हो गया। इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है, कभी कभी क्या होता है बेटा कि डायमीटर ऑफ पाइप दिया रहता है, तो डायमीटर ऑफ पाइप इज गिवन, तो हम कहें कि इफ नोट, दिस इज इम्पोर्टेंट, नाउ इफ इंड करेक्शन इज टेकन इन अकाउंट, बता रहा हूँ इंड करेक्शन क्या होता है। इफ इंड करेक्शन इज टेकन इन अकाउंट, is taken in account, end correction taken in account मतलब हो गया क्या बेटा कि जैसे अगर कोई पाइप है, कोई आर्गन पाइप है, और इसके मॉलिक्यूल अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे इसका लेंथ एल है, तो एल लेंथ के बाद तुरंत यहाँ नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, तो ये जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे डिसअपियर नहीं होती, इफेक्टिव लेंथ स्लाइटली बढ़ जाती है। ध्यान देना बेटा, ये यहीं पे तुरंत खत्म नहीं हो जाते, तो क्या होता है कि जैसे लगता है कि ये कुछ यहाँ तक पहुंच गए, कुछ लेंथ इसकी इफेक्टिव बढ़ जाती है, डेल्टा एल।
एल डेल्टा लेंथ बढ़ गई, मतलब इट विल बिहेव लाइक कि जो इसका ओरिजिनल लेंथ है पाइप का उससे थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो पाइप यस का जो लेंथ है उसके बाद जैसे ही खत्म होता है वैसे ही डिसअपियर नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा नीचे तक चले गए। समझ में आई बात? अपना ऑसिलेशन कंप्लीट करने को। हाँ, तो ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो डेल्टा एल की बात जो है वो थोड़ा ज्यादा नीचे तक चला गया। चला अगर गया दोनों एंड ओपन है तो हम कहेंगे डेल्टा एल ऊपर भी हो गया। ऊपर। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो डेल्टा एल की वैल्यू आई, डेल्टा एल जो आया, अब इफ बोथ एंड इज ओपन, बोथ एंड इज ओपन, तो एंड करेक्शन क्या हो जाएगा? देन एंड करेक्शन विल बी, correction will be delta L plus delta L, that is 2 delta L. डेल्टा है। Where delta L is, ये delta L की जो वैल्यू होगी वो होता है 0.6 into R. R is the radius of argon pipe. Radius of argon pipe. अर्गन पाइप जब भी रेडियस दिया जाए इसका मतलब इंड करेक्शन लेना है, या कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज रेडियस ऑफ आर्गन पाइप, इसका मतलब इंड करेक्शन कंसीडर करके ही हम बता पाएंगे। समझ में आई बात? यस सर। आर्गन पाइप की रेडियस की अगर बात होती है इसका मतलब, अब ओवरऑल हमारा इंड करेक्शन का मतलब हो गया कि अब हम कहेंगे कि एल एल इफेक्टिव, प्लस 2 डेल एल या फिर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन एल प्लस डेल एल। इफ बोथ इंड इज ओपन, इफ एल प्लस बोथ इंड इज ओपन, इंड इज ओपन, तो एल इफेक्टिव हम लिखेंगे, एल इफेक्टिव कहेंगे एल प्लस 2 डेल्टा 2 एल, डेल एल। एल प्लस 2 इंटू 0.6 आर, इसको हम कह सकते हैं एल इफेक्टिव, दैट इज एल प्लस 1.2 आर, या इसी को कह सकते हैं एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 0.6 इंटू डी, डी इज डायमीटर, कभी कभी डायमीटर दिया होता है, मतलब जैसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया उसका ऑप्शन दे दिया तो डायमीटर टर्म दिया, पता लगा 1.2 ही याद आ रहा है, वही चीज आ गई ना बेटा। यस सब सर। कुछ जो एल है उसको रिप्लेस किससे करेंगे? एल इफेक्टिव से, एल और कुछ इफेक्टिव से। सब कुछ वही रहेगा, बस इफेक्टिव लेंथ केवल एल इफेक्टिव बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर एक एंड क्लोज्ड है, अगर एक एंड क्लोज्ड है तब तब सिर्फ एल प्लस डेल एल। इफ वन एंड इज क्लोज्ड, if one end is closed, then L effective will be equal to L plus 0.6 R, या हम कहें कि L plus, इसको हम कहते हैं 0.3 D, तब ये हो जाएगा। यस ठीक सर। है बेटा? यस सर। चलिए अब देखो, जैसे हम मान लो इस पे जो बात किया गया इस पे अगर कहें कि एक आर्गन पाइप है और ये अपने सेकेंड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, ये आर्गन पाइप वाइब्रेट्स इन सेकेंड ओवरटोन, one end closed argon pipe, one end closed argon pipe, one end closed argon pipe vibrates in second over, having length L. देखो अभी बेटा क्या दिया है कि जैसे एक आर्गन पाइप है, एक एंड क्लोज्ड है, सेकंड हार्मोनिक में ये सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब हो गया अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें यही होगा ना? यस सर। सेकंड अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें, अब दिस इज, कि बेटा ये पहला केवल अपर होता तो फर्स्ट हार्मोनिक होता,
ये थर्ड हार्मोनिक होता, ये फिफ्थ हार्मोनिक होता, तो थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन होता, फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, ठीक है। यस सर। अगर इसी का हम यहाँ पे कहें सेम आर्गन पाइप का, अगर हमें, ये तो हमने बताया डिस्प्लेसमेंट वेव, और यहाँ पे अगर हम प्रेशर वेव बनाना चाहें, प्रेशर वेव, तो कैसे बनाएंगे? ये पॉइंट हो जाएगा नोड, जो यहाँ पे एंटी नोड है ये हो जाएगा नोड, ठीक है बेटा, यस सर। ये हो जाएगा नोड। नोड। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसका L/2 पे प्रेशर वेरिएशन क्या होगा। L/2 पे इसका लेंथ है L, हाफ पे प्रेशर वेरिएशन कितना होगा, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे? या एटमॉस्फेरिक नॉर्मल प्रेशर given that normal pressure P naught is P atmospheric is normal pressure। नॉर्मल प्रेशर मतलब जो कोई वेव नहीं था, तो पाइप के अंदर क्या प्रेशर था बेटा? पाइप के अंदर वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे इसके L/2 पे पूछा जाए कि हाफ लेंथ पे प्रेशर कितना होगा, चेंज इन प्रेशर कितना होगा, या फाइनल प्रेशर पूछा जाए, या x इज इक्वल टू 0, x हम वर्टिकल से लिख रहे हैं, x 0 पे प्रेशर क्या होगा, x की वैल्यू L/2 पे प्रेशर कितना होगा, x की वैल्यू L पे कितना प्रेशर होगा। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। एक बात देखो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेव लिख रहे हैं वो x 0 पे क्या है, तो स्टैंडिंग वेव, याद करो स्टैंडिंग वेव का हम एम्पलीट्यूड क्या लिखते थे, साइन नहीं 2a साइन sin kx लिखते थे ना। यस सर। अब एक बात देखो, 2a का मतलब हो गया बेटा कि एक वेव राइटवर्ड जा रही विद एम्पलीट्यूड a और दूसरी वेव आ रही लेफ्टवर्ड विद एन एम्पलीट्यूड a, तब हम कहते थे 2a होगा स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, यही कहते थे, याद आया? यस सर। अब यहाँ से अगर हम x ले रहे हैं, ध्यान देना बेटा इस पॉइंट से, अब ये बताओ कि यहाँ पे x 0 रखेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या आ गया? x 0 तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। यहाँ पे देखो, ये अगर हम लिख रहे हैं 2a sin kx, तो हमारा x 0 रखने पे AR क्या आ रहा है? सबसे मिनिमम या मिनिमम जीरो। 0 आ गया ना बेटा। यस लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए लिखा था हम लोगों ने, याद आया? यस सर, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम है। तो x जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है AR, बताओ इसका मतलब कि यहाँ पे 2a sin kx ना हो करके क्या होगा? देखो बेटा, ये हमने तो डिराइव किया था ना कि एक वेव है, ध्यान देना, ये ट्रेवल कर रही राइट वर्ड y1 a sin kx माइनस ओमेगा t, दूसरी वेव है जो लेफ्ट वर्ड ट्रेवल कर रही है, ये है a sin kx प्लस ओमेगा t, ये किया था ना बेटा? हमने ऐड किया था। यस सर, वो डेरिवेशन मुझे याद है। तो y रिजल्टेंट y1 प्लस y2 किया था, तब ये आया था। अब ये इसका मतलब इस वेव का ये रिजल्टेंट नहीं है, ये जो AR लिखा है ये इसका ये वेव का रिजल्टेंट नहीं है जो येलो से दिखाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए बेटा। यस सर। समझ पा रहे हो हमारी बात को? यस सर। तो ये जो हमने एम्पलीट्यूड की जो फॉर्मूला निकाला है ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है। स्ट्रिंग के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी लिख सकते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी S इज इक्वल टू, जो राइट वर्ड ट्रेवल कर रही है कहीं मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट S नॉट के टर्म में, तो वो लिख सकते हैं, तो वो हम S के टर्म में लिखते हैं, वही साइन kx माइनस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी माइनस kx आता, और लेफ्ट वर्ड जा रहा तो ओमेगा टी प्लस kx कह देते,
ठीक है बेटा। तो Yes, यहाँ sir. पे हम क्या चेंज कर दें कि इसका इक्वेशन आ जाए, बताओ, ये बता सकते हो? सोचो, इसमें क्या चेंज कर दें कि x 0 पे ये जो है इसके लिए ये यही सेम आ जाए। Cos कर सकते हैं साइन का. हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही लिखना है बेटा आपको, कुछ नहीं, डिराइव बार बार थोड़ी करेंगे, सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तुरंत, इसको कुछ नहीं करना है, 2a cos kx लिख देना है। और 2a तब लिखना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब जो एक ट्रेवल कर रही है उसका एम्पलीट्यूड a है, दूसरे का निगेटिव x डायरेक्शन में a है। अगर एक ट्रेवल कर रही पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इसका एम्पलीट्यूड a/2 है, और दूसरा अपोजिट ट्रेवल कर रही है उसका एम्पलीट्यूड a/2 है, तब हम कह देंगे यार 2a की जगह क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, a हो जाएगा। ये हो जाएगा. समझ पा रहे हो ना? Yes, sir. ये सब तो डायरेक्ट चेंज करके लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखो, अच्छी बात, ये cos kx है, x जब 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम, इसका मतलब हुआ कि 2a cos kx यहाँ से एम्पलीट्यूड हमारा आ रहा है। अब पूछा गया है प्रेशर वेरिएशन। देखो, जब x हम यहाँ पे कह रहे हैं, x 0 कह रहे हैं, तो ये वेरिएशन यहाँ पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम हुआ 2a। प्रेशर क्या आ रहा है बेटा? प्रेशर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है. हाँ. मैक्सिमम के लिए 0 प्रेशर. हाँ, तो डेल्टा पी हम लिख सकते हैं, डेल्टा पी कैन बी रिटन एज प्लस माइनस डेल्टा पी मैक्सिमम इनटू, यहाँ पे बताओ, cos kx Cos लिखे कि kx था. sin kx? cos kx लिखे कि sin kx? Sin kx. sin kx, बिल्कुल सही बात है। बस हो गया बेटा, कुछ नहीं है। जब x 0 है तो, जब x 0 है, देखो ध्यान से, फॉर x इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा पी क्या आएगा? 0। 0. इसका मतलब डेल्टा पी क्या है बेटा? चेंज इन प्रेशर है। अब ये तो आ गया, ध्यान देना, इसका मतलब हमने यहाँ x 0 पे क्या लिखा? चेंज इन प्रेशर 0 लिखा। 0 लिखा ठीक है. है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कितना प्रेशर वेरिएशन होगा, व्हाट इज प्रेशर वेरिएशन या मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर एट पॉइंट 1, मान लो इसको 1 पॉइंट कहते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो हम x 1 पॉइंट पे हम कहेंगे चेंज इन प्रेशर 0 है, इसका मतलब वहां पे जो प्रेशर होगा P1 पे, वो होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस डेल्टा P प्लस माइनस डेल्टा P लिखते हैं ना बेटा। Yes, sir. जो ये चेंज इन प्रेशर होता तो डेल्टा P एक बार ऐड करते, एक बार, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस में आ रहा है ना, ये जब 0 हो गया तो डेल्टा P वाला टर्म 0 हो गया, तो हम कहेंगे 1 पे फाइनल प्रेशर कितना होगा, जो नॉर्मल प्रेशर है, P एटमॉस्फेरिक है. P एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल सही। अगर चेंज इन प्रेशर कहा जाएगा तो 0 कहेंगे, ये बात ध्यान रखना बेटा, चेंज इन प्रेशर 0 कहेंगे, ठीक। Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे पूछा गया है जब x की वैल्यू L/2 हो जाए। अब यहाँ पे एक बात देखो, तो जब x की वैल्यू L/2 हो जाए तो हम लैम्डा में रिलेशन बता सकते हैं 5। देखो ध्यान से, फॉर x इज इक्वल टू L/2, L को लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें kx है ना बेटा, तो k लैम्डा के टर्म में है, और सेकेंड ओवरटोन दिया है, इसका मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा/4 कितना हो जाएगा? 3 lambda by 4. लैम्डा प्लस लैम्डा/4 Sorry, 5 कितना? lambda by 4. हाँ, 5. 5 लैम्डा/4 इज L, तो लैम्डा इज 4L/5, 5. 4L/5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, बताओ? 4L/5। अब हमें L/2 पे लिखना है, L/2 पे लिखना है, 2L by 5. तो हम यहाँ पे कहेंगे डेल्टा P इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा P मैक्स साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू के इंटू x क्या लिखोगे बताओ? L/2 लिखोगे ना बेटा? Yes, sir. L by 2 तो 5. हाँ, 5 lambda by 8. यस, वेरी गुड। लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, 2, यहाँ 4 कैंसिल हुआ, कितना आ गया बेटा? डेल्टा P, बिल्कुल सही समझा, बहुत अच्छा। तो डेल्टा P कितना आ Plus जाएगा? प्लस minus P माइनस max डेल्टा sin P मैक्स 5 साइन 2 पाई साइन 5 pi 5 पाई/4, साइन पाई 5 पाई/4 को लिख सकते हो बेटा 5 plus 5 by साइन पाई प्लस पाई/4,
और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा? साइन 180 माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस माइनस जगह माइनस प्लस लिख देंगे। समझ में आई बात? ओह अच्छा, यस सर, प्लस माइनस है तो पहले माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, ओके। साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2 होता है बेटा। इसका मतलब प्रेशर वेरिएशन L/2 पे आ गया माइनस प्लस डेल्टा पी मैक्स। पी मैक्स मतलब वही है बेटा, पी मैक्स क्या है? वी के ए जो डिराइव किया था, या रो वी ओमेगा ए, याद आया? यस सर, याद है। तो डेल्टा पी मैक्स बाई √2 ये हो गया प्रेशर वेरिएशन, कहाँ पे? L/2 पे। L/2 अब कहा जाए कि वहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर अगर पूछा जाए, दिस इज चेंज इन प्रेशर, दिस इज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर एट 2। अब अगर कहा जाए पी मैक्सिमम, ये डेल्टा पी मैक्सिमम अलग है बेटा, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, यस सर। एट पॉइंट टू P2 मैक्सिमम क्या लिखोगे? पहले कितना प्रेशर है? P एटमॉस्फेरिक प्लस, ये प्लस वाला साइन लिख दें, डेल्टा P मैक्सिमम बाई √2। P2 2 पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर कितना होगा? P0 एटमॉस्फेरिक है, माइनस डेल्टा P मैक्सिमम बाई √2। ये तो हो गया फाइनल प्रेशर, मैक्सिमम एंड मिनिमम। चेंज इन प्रेशर अगर कहा जाएगा, चेंज इन प्रेशर, तो क्या कहोगे बेटा? डेल, ये जो माइनस प्लस डेल पी, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर हम कहेंगे डेल्टा पी मैक्स बाई √2 प्लस माइनस। क्लियर बेटा? यस सर। इस तरह से पूछा जाता है। अब एल पे अगर पूछा जाए प्रेशर कितना होगा, एल पे मतलब ये 0.3 है, इसको हम कह दिए 2, ये 0.3 पे प्रेशर, प्रेशर 3 पॉइंट पे, तो एट 0.3 क्या लिखोगे? एट 0.3 बोलो बेटा। डेल एट 0.3 नीचे है वो, यस ये वाला। डेल्टा पी मैक्स, डेल्टा पी मैक्स साइन के एक्स लिखा है ना बेटा? और सर वहाँ पर एक मिनट, वो नोड था इंटरनल, ये तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर होगा 0.3 पे। अपने आप आएगा, ये हमने लिख दिया है ना बेटा, एक्स की वैल्यू रखेंगे अपने आप वैल्यू आएगा, यही से तो स्टार्ट करके लिखा है ना, याद करो। एक्स जब 0 था तो ये तभी तो साइन के एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू यस, रखेंगे अपने आप आएगा। अपने आप आएगा। प्लस माइनस डेल्टा पी मैक्स साइन के एक्स, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? डेल्टा पी प्लस माइनस डेल्टा पी मैक्स इंटू साइन ऑफ के 2 पाई बाई लैम्डा। एक्स की वैल्यू कितना है? एल। एल, और एल हमने कितना लिखा बेटा? 5 पाई बाय 4 है, नहीं 4 5 लैम्डा, लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 4 आया 5 बेटा, लैम्डा 5 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ, 10 पाई बाई 4, तो डेल्टा पी मैक्स 5 बाय साइन 2 ये हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है? 5 पाई बाई 2 को लिखो फिर 2 प्लस पाई बाई 2, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 वही आ जाएगा ना बेटा? साइन थीटा, तो साइन 91 साइन 91 प्लस माइनस डेल्टा पी मैक्स। इसका मतलब हो गया कि डेल्टा पी की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब हो गया कि 8.3 चेंज इन प्रेशर कहा जाए, चेंज इन प्रेशर तो यही आ गया, चेंज इन प्रेशर तो गया प्लस माइनस डेल्टा पी मैक्स। अगर कहा जाए P3 मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रेशर एट 3, तो P0 प्लस डेल्टा पी मैक्स। समझ में आया बेटा? यस सर। P3 मिनिमम कहा जाए
पी नॉट माइनस डेल्टा पी मैक्स, इस तरह से क्वेश्चन आया सकते। समझ में आ गई बात? यस सर। तो हो सकता है ना दिया हो, लेकिन ये इसी सब टाइप का सब कुछ मालूम होना चाहिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए अभी बात बनेगी बेटा। अब नेक्स्ट देखो, ये तो हमारा हो गया स्टैंडिंग वेव। नेक्स्ट है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर क्वेश्चन सबके कर सकते हो एक्सेप्ट डॉपलर इफेक्ट। देखो बीट फ्रीक्वेंसी, या हम कहें बीट, क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी दो साउंड सोर्स है, two sound source having a small difference in frequency, if two if two sound source having a small difference in frequencies, if two sound source having a small difference in frequencies, लेस देन 10, है बेटा? लेस देन 10 हाँ बिल्कुल फ्रीक्वेंसीज के सही, बीच में लेस देन 10 डिफरेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही। if two sound source having a small difference in frequency, पता है इसका मतलब ना बेटा? यस सर, ये स्कूल में भी आया है। Small difference in frequency are sounded together, or sounded together, difference in frequency is number of beats। तो होता क्या है बेसिकली, साउंडेड टुगेदर देन पीरियडिक वेरिएशन इन इंटेंसिटी, then periodic variation in intensity with time is observed। This periodic variation with time is known as beat। This periodic variation, ये बताओ बेटा, अगर पता है तो फिर आगे बढ़े। यस सर, इसका डेरिवेशन ये सब बीट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं F1 डिफरेंस F2। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं F1 डिफरेंस F2। अगर एक का फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरे का F2 है, तो जो दोनों का बीच का डिफरेंस होगा दैट विल बी बीट फ्रीक्वेंसी। बेसिकली इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यस सर। पता है तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या हुआ कि जैसे ट्यूनिंग फार्क होता है, ट्यूनिंग फार्क पे स्ट्रिप लगी होती है और लिखा होता है कि कितने हर्ट्ज का। मान लो इस पे दिया है बेटा यस सर। 250 हर्ट्ज, और दूसरा ट्यूनिंग फार्क है उस पे लिखा है फ्रीक्वेंसी एफ अननोन, मान लो अननोन फ्रीक्वेंसी, और दोनों को एक साथ वाइब्रेट किया जाए, ए दिस इज बी, और बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज 10 हर्ट्ज। इफ बीट फ्रीक्वेंसी, वैसे बेटा ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं कि इससे कम होगा, 10-15 भी हो सकता है। ये कहीं पे ये नहीं लिखा है कि 10 हर्ट्ज के नीचे ही होगा तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी। समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। वो उनकी इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी डिपेंड मतलब कि जो आदमी ऑब्जर्व कर सके एक सेकंड में। जैसे इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा दो दो का एम्पलीट्यूड है, दो साउंड सोर्स है, और हम 15 ऑब्जर्व किए, 15 भी पॉसिबल है। इसका कोई बेंच मार्क नहीं। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में थीटा की वैल्यू ये दे दी जाए तो उसको हम जो है स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ से सॉल्व करेंगे, कूलिंग करेंगे ऑब्जेक्ट का, या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग करेंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं कि टेम्परेचर के बाद नियरली हम कंसीडर कर लेते हैं 10, 15, 20। वैसे वहां पे भी देखते हैं, और अगर बॉर्डर केस होता तो मेंशन भी किया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके यस सर। if beat frequency observed is, मान लेते हैं 10 हर्ट्ज,
अब एक बात देखो, 10 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी है, तो अब ये अगर पूछा जाए कि बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, तो क्या हम लिखेंगे? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, दो 250 पॉसिबिलिटी प्लस हो 10 सकती है, बिल्कुल सही। एंड 250 प्लस माइनस 10, यस इसकी हो सकती है 240 40 हर्ट्ज या 260 260 हर्ट्ज। तो इसको और क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सिंग। वैक्सिंग एंड वैनिंग, ये भी पढ़ा है। यस सर। अगर इस पे वैक्स ऐड करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? अगर बीट फ्रीक्वेंसी इनकी इंक्रीज हुई तो अगर इस पे वैक्स ऐड कर दिया जाए, वैक्सिंग, तो फ्रीक्वेंसी जो पहले इसकी रही होगी, बाद में F1 डैश हो गई थी, F1 डैश की वैल्यू F1 से कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा। जो नंबर ऑफ साइकिल ये वाइब्रेट कर रहा है एक सेकंड में, वो कम हो जाएगा जब उस पे मास ऐड कर दिया ना बेटा। यस सर। सो कभी-कभी इंक्रीज भी तो हो जाता है। बता रहे हैं, ये वैक्सिंग है, वैक्सिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर, वैक्सिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर, ट्यूनिंग फॉर। वैक्स ऐड करने का मतलब हो गया कि इसका जो ये एक सेकंड में जो वाइब्रेट कर रहा है, जब वैक्स ऐड करेंगे तो इसका मतलब इसका मास ज्यादा हो गया। यस सर। अब ये जो वाइब्रेशन होगा उसका कम हो जाएगा। अब कम हो फ्रीक्वेंसी F1 डैश जो होगा वो लेस देन F1 हो गया। F1 इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी बिफोर वैक्सिंग। ठीक है बेटा। यस सर। अब दूसरा जो हम कहें, वैनिंग, दूसरा होता है वैनिंग ऑफ ट्यूनिंग फॉर। जैसे घिसना। वैनिंग मतलब अगर इसका हम कहें कि पहले एज ये है, ये एज है बेटा और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ दिया हुआ, ठीक है। यस सर। ये वाइब्रेट कर रहा, ये जो है ये वाइब्रेट कर रहा है। अब एक बात देखो इसको बेटा, जब इसको हम इस रब कर देंगे, रब कर देंगे तो ये क्या होगा, शार्प एज हो जाएगा आफ्टर वैनिंग। इसकी फ्रीक्वेंसी हम कहें F1, F1 इनिशियल, इनिशियल। इसको कह रहे हैं कि अगर इसको आफ्टर वैनिंग क्या होगा कि ये रब कर दिया तो ये शार्प एज हो गया ना बेटा, इसका मास यहाँ से हट गया, कम हो गया, कम हो गया। लाइट हो गया। तो अब अगर वाइब्रेट कराएंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर इंक्रीज। ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इंक्रीज होगा। तो F1 डैश विल बी ग्रेटर देन F1, ठीक यस। है। यस सर। अब देखो, अब इस तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे अगर मान लो दो ट्यूनिंग फार्क हैं, दो ट्यूनिंग फार्क हैं, एक है FA, ये 250 हर्ट्ज, और दूसरा ट्यूनिंग फार्क हमें नहीं पता है F2। और जब हम इन दोनों को वाइब्रेट किए तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व इज 20 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। यस सर। आफ्टर नाउ अगेन, आफ्टर वैनिंग टू F2, after waning to tuning fork F2, again it has been vibrated, again it has been vibrated, and observed, and observed beat frequency, and observed beat frequency, and observed beat frequency is 20 Hz। तो यहाँ पे कहा गया कि जब इसको, इसका वैनिंग हो गया और फिर अब फिर इसको वाइब्रेट किया गया तो फिर 20 हर्ट्ज हमें बीट फ्रीक्वेंसी मिला। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ F2, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ F2 बिफोर वैनिंग, क्या होगा बेटा?
वेनिंग मतलब 1 मिनट सर। सो सेम कैसे मिल सकता है वापस, कुछ तो चेंज। आफ्टर आफ्टर वैक्सिंग, आफ्टर वैक्सिंग देखो बेटा, पहले वाइब्रेट किया, ध्यान देना हमारी बात, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना ऑब्जर्व हुआ, 20 है। F2 क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी, 250 प्लस माइनस 20, या तो होगा बेटा 270 हर्ट्ज, या क्या होगा 230 हर्ट्ज, यही होगा ना। यस सर। ये बेटा समझ में आया। यस सर, ये समझ आया। तो अब एक बात देखो, कहा गया कि आफ्टर वैक्सिंग, अब या तो F2 की ये फ्रीक्वेंसी होगी या तो ये होगी। अब एक बात ध्यान दो, तो यहाँ में थोड़ा सोचना है कि जो हमारे ट्यूनिंग फार्क है, अगर इस पे हमने वैक्स ऐड किया, इस पे अगर हमने वैक्स ऐड कर दिया, तो बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई, मान लो कि हम कहें कि 230 हर्ट्ज थी वैक्सिंग के पहले, तो उसके बाद अगर इस पे वैक्स ऐड किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी और कम होगी, 230 से कम होगी, तो हो ही नहीं सकता। तो 230 से कम होगी, तो फिर से बीट फ्रीक्वेंसी 20 नहीं हो करके हमें 20 से ज्यादा मिलेगी ना बेटा। यस सर। अब ये तो बात पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये नहीं पॉसिबल है ना, समझ में आई बात। ये नहीं पॉसिबल है। अब अगर इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी 270 हर्ट्ज होती, 270 हर्ट्ज अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी होता, यस सर। तब क्या होता बेटा, जब अगर हम इसको वैक्स इस पे ऐड करते तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती, और कम हो करके मान लो ये 230 हो गई। ओ अच्छा, 230 हो गई। पहले 270 थी, एक तो 250 है, इससे हमने दोनों को जब वाइब्रेट कराया तो बीट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ऑब्जर्व हुआ। क्लियर बेटा। यस सर, तो 230 होगी तब भी डिफरेंस 20 हर्ट्ज का आएगा। हाँ, तो इसका मतलब 270 इज करेक्ट वैल्यू। इसका मतलब बिफोर वैक्सिंग इट्स फ्रीक्वेंसी इज 270 है। सो बिफोर वैक्सिंग frequency of tuning fork will be 270 हर्ट्ज। समझ में आया बेटा। यस सर। तो 270 हर्ट्ज इसकी हो गई। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन मतलब आते हैं। तो ये वैक्सिंग वेनिंग किया जाता तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। वही बात होती है अगर इसको कहा जाता है कि आफ्टर वेनिंग अगेन इट इज वाइब्रेटेड, then again it has been observed that frequency observed is beat frequency observed is 20 hertz, तो हम कहते हैं 230 वाला होता। यस सर। तब 230 होता क्योंकि वेनिंग किया गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ करके 270 हो गई। समझ गई ना बेटा। यस सर, मैं समझ गई। हाँ, तो ऐसे करना है, ऐसे इसके क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। और बाकी जो है डॉपलर इफेक्ट वगैरह बता देंगे। अब क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट के छोड़ करके बाकी कर सकते हो जो तुम्हारे। हाँ, तो एग्जाम कब से बताया बेटा। सर 14th से। 14 से कब तक। 14 to 23। 23। तो एटलीस्ट तुम्हारा एसएचएम और वेब तो स्कूल में भी आ रहा होगा नहीं बेटा। यस सर, वो दोनों स्कूल में भी आ रहे हैं। बाकी चैप्टर्स मैंने खुद से थोड़े से कर लिए हैं। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा रह गया, बट मोस्ट चैप्टर्स हो गए। अगर कुछ चाहिए मतलब कहीं पे वहां पे पढ़ना होगा तो स्कूल के लिए एक दिन में बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। ओके यस सर। स्कूल के लिए 1 क्लास 2 क्लास बहुत होगा स्कूल के एग्जाम से। तो अगर कर लिया अपने आप तो ठीक है, अगर कहीं पे चाहिए कुछ हेल्प तो बता देना। ठीक है बेटा। यस सर।